आज से अपन लोग यूपीएससी या अदर पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक स्पेक्ट्रम जो हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में बताती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसका अपन चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। जिसमें अपन ने पढ़ने में अगर स्टार्ट किया जाए तो चैप्टर थर्ड से स्टार्ट किया जाता है। वो हमारी यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें सोर्सेज एंड अप्रोचेज के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फर्स्ट चैप्टर है, तथा हमारा सेकंड चैप्टर है जो है मेजर अप्रोचेज टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की बहुत अप्रोचेज जो कि हिस्ट्री को पढ़ने में यूज में ली जाती हैं, जैसे कि कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज, कई प्रकार की इन अप्रोचेज के बारे में हमें सेकंड चैप्टर बताता है। लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड से, जहाँ से हमारे देश में यूरोपियन का आना स्टार्ट हुआ, या फिर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे अंग्रेज या फिर यूरोपियंस भारत में आए, तब से अपन इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन पावर हमारे भारत में आया था वो थे पोर्चुगीज। इसलिए हम स्टार्ट पोर्चुगीज से करेंगे कि उन्होंने कैसे हमारे भारत में वो आए, उन्होंने कैसे अपने पावर को कंसोलिडेट किया, कैसे उन्होंने अपने उस समय के मौजूद शासकों को अपनी तरफ मिलाया या फिर यहाँ से ट्रेड किया, यहाँ पे किस प्रकार की उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, किस प्रकार से वो अब हमारे लोगों को ट्रीट करते थे, और बहुत ही प्रकार से या फिर किस प्रकार से वो अपनी क्रिश्चियनिटी को हमारे देश में फैलाने के लिए या फिर हमारे देश के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस किस प्रकार के वो हथकंडे अपनाते थे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि क्यों यूरोपियंस को हमारे देश के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी, और क्यों उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी रूट को ही दिया, या फिर उन्होंने लैंड रूट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसकी क्या क्या वजह रही, या फिर क्या अलग अलग कारण थे जिनकी वजह से वो सी रूट से ही भारत में आने के लिए बाध्य हुए, वो लैंड रूट से आ नहीं पाए। और भी बहुत सी प्रकार की चीज़ें या फिर बहुत से प्रकार के उनके डिस्कवरीज, हमारे सी रूट की डिस्कवरी कैसे हुई, वो अपन आगे पढ़ते हैं। देन द फर्स्ट पॉइंट इन दिस बुक इज द क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया, बिकॉज सेवन्थ सेंचुरी में रोमन एम्पायर जो यूरोप में राज किया करता था वो ख़त्म हो चुका था। वहाँ पे अब उसके बाद में अरब डोमिनेशन आ चुका था, क्योंकि अब अरबी लोग वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। जो वहाँ के दो बड़े देशों, एक तो इजिप्ट और दूसरा पर्शिया, उन दोनों पे वो अरबी लोग राज किया करते थे। और पर्शिया अगर अपन माने तो वो अपना प्रेजेंट ईरान है, और इजिप्ट के बारे में अपन जानते हैं जो अपनी अफ्रीका के नॉर्थ में स्थित एक कंट्री है। और प्राचीन काल से ही भारत और रोमन एम्पायर के बीच में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस या फिर हमारे बीच में बहुत ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। उसमें बहुत सी प्रीशियस थिंग्स अपन दे उनको उनके पास एक्सपोर्ट किया करते थे, तथा बहुत सी चीज़ें जो अपन इंपोर्ट भी किया करते थे। इस कारण जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और अरब का वहाँ पे कंट्रोल हुआ, या फिर अरब का डोमिनेशन आया जब मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया के अंदर, तब इन्होंने इन्होंने अपने जो रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। और वो सभी जो सीधे जिनकी वजह से अपन रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में व्यापार हुआ करता था, वो सभी प्रकार के जो बीच बीच में रहने वाले लोग थे वो सभी अभी रास्ते से हट गए थे, क्योंकि यहाँ पे अब अरब लोग ये सब काम करने के लिए तैयार थे। और इंडिया जो यूरोप को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, लाइक स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क एंड वोरियस प्रेशियस स्टोन्स। सो और कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसी जगह जहाँ पे रोमन एम्पायर हुआ करता था या फिर रोमन राज किया करते थे, तथा वो प्रेजेंट टर्की के अंदर स्थित था, या फिर वहाँ की उनकी कैपिटल इस्तांबुल के बारे में अपन जान सकते हैं कि वो इस्तांबुल में स्थित था। और जो फिर क्या हुआ सन 1453 में
फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल से को हटाया गया या फिर वहाँ पे ओटोमन रूल्स स्टार्ट हो गया। और अब जो इंडियन और यूरोपियन जो ट्रेड होता था उसके बीच में इंटरमीडियरीज के रूप में अरब्स वर्क करने लगे। और उसके बाद में उन्होंने लैंड रूट और सी रूट दोनों के दोनों रूट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। यूरोपियंस ना तो लैंड से इंडिया में सीधे कनेक्ट कर सकते थे, या फिर वो सीधे, या फिर जो सी रूट था जो रेड सी से होकर आया करता था, वो रेड सी से भी इंडिया के अंदर आ नहीं सकते थे। और अरब्स थे जो इटली की मदद से यूरोप में ट्रेड किया करते थे। इस प्रकार के ट्रेड से अरब्स ने बहुत ही ज़्यादा या फिर एनॉर्मस वेल्थ उन्होंने कमाई। फिर यही पीरियड था या फिर यही सेंचुरी चल रही थी, 15th सेंचुरी चल रही थी, तब यूरोप के अंदर रेनेसो पीरियड स्टार्ट हुआ या फिर पुनर्जागरण का पीरियड स्टार्ट हुआ। उसमें वहाँ पे यूरोप में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लगे, वहाँ पे शिप बिल्डिंग और नेविगेशन जैसी नई नई टेक्निक्स आने लगी। इन सभी वजहों से यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा और मीट प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने लगा, या फिर वहाँ की पॉपुलेशंस की डिमांड बढ़ने लगी। और इन सभी डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पर जनरेट हुआ सरप्लस, और उस सरप्लस को या फिर उस सरप्लस को कंज्यूम करने के लिए उन्हें आसपास में मार्केट भी चाहिए था। और उन्हें अपने जो मीट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, वहाँ पे वो ठंडा इलाका होने की वजह से उन्हें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जो हमारे इंडिया में या फिर अपनी तरफ या साउथ साउथ के एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस या फिर बहुत जैसे ब्लैक पेपर वगैरह, ये 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 मसालों की ज़रूरत यूरोप में पड़ने लगी। तो इसलिए जब अरब्स इंटरमीडिएट होते थे, इस वजह से वो यूरोप्स को बहुत ही परेशानी होती थी हमारे यहाँ से स्पाइसेस का ट्रेड करने में। तो उन्हें नए रूट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने हम वहाँ की डिमांड की को नज़र रखते या फिर डिमांड को नज़र में रखते हुए उन्होंने स्टार्ट किया हमारे लिए या फिर इंडिया के लिए, यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड को फिर से वही दिशा पकड़वाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया हमारे नए रूट की। यूरोप में उस समय दो नेवल पावर्स थे, पोर्चुगल एंड स्पेन। उन दोनों को ने सभी नॉर्थ यूरोपियंस थे वो हेड करने के लिए तैयार हो गया, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया कि आप लोग जाओ और इंडिया के लिए नए रूट की तलाश करो। इसलिए वहाँ के पोर्चुगल के एक प्रिंस हेनरी भी हुआ करते हैं, जिन्हें नेविगेटर का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के लिए इंडिया के लिए एक नया रूट खोजा जाए जिससे वो हमारे यहाँ से ट्रेड कर सके। तो इसकी परमिशन उन्हें पोप निकोलस फिफ्थ थे जिन्होंने भी दे दी थी, या फिर उन्हें राइट टू नेविगेट दे दिया था। पर ये उनका सपना कंप्लीट होता या फिर साकार होता उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। फिर सन 1494 में स्पेन और पोर्चुगल के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे टोर्डेसिलास या ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास कहा गया, जिसमें स्पेन और पोर्चुगल ने मिलकर जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था या फिर अदर देन यूरोप था उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांट लिया। और उसके लिए उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, जिसे अटलांटिक ओशन को एक इमेजिनरी लाइन के रूप में देखा, जिसमें कहा गया कि अटलांटिक ओशन के ईस्ट में स्थित सभी देश पोर्चुगल के कंट्रोल में होंगे, या फिर पोर्चुगल वहाँ के लिए नए रास्ते ढूंढेगा, पोर्चुगल वहाँ के लिए ट्रेड करेगा। और अटलांटिक ओशन के वेस्ट में स्थित सभी देश स्पेन के कंट्रोल में होगी, स्पेन वहाँ के ट्रेड्स, वहाँ के न्यू रूट्स सबकी खोज स्पेन के द्वारा की जाएगी। सन 1487 में एक पोर्चुगीज नेविगेटर हुआ करते थे, बार्थलोमा डियास, जो इंडिया की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास ही चक्कर काट के वापस चले गए, या फिर चक्कर निकाल के वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें इंडिया तक आने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि आफ्टर 10 ईयर्स या फिर 10 साल बाद कुछ पोर्चुगीज शिप्स निकलेंगे, और उसके एक साल बाद यानी 1498 में वो इंडिया में पहुंच जाएंगे, या फिर इंडिया के लिए नए रास्ते की खोज कर लेंगे। फिर 1497 में वास्को डी गामा कुछ शिप्स के साथ यूरोप से या फिर पोर्चुगल से भारत की खोज के लिए निकले। वो साउथ अफ्रीका तक पहुँचे। वहाँ पर वो उसी जगह जहाँ पे पहले बार्थोलोमा डियास आए थे, केप ऑफ गुड होप,
वहीं पर वो विचरण कर रहे थे या फिर घूम रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें एक गुजराती ट्रेडर मिले जिनका नाम था अब्दुल माजिद। वो उन्हें वहाँ से 1498 में हमारे भारत में कालीकट के ऊपर लेके आए। तो ये भारत के लिए एक नए पीरियड की शुरुआत हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई यूरोपियन जो सी रूट या फिर नए सी रूट से भारत तक पहुंचा, और वो भी एक ट्रेड करने के लिए। उस समय कालीकट में जैमोरिन नाम के एक हिंदू रूलर रूल किया करते थे। उन्होंने एक यूरोपियन को आते हुए देखा और उन्होंने वास्को डी गामा को वेलकम किया, उन्हें गिफ्ट्स दिए। उनके उनके बारे में और भी अच्छी बातें जानने के लिए उन्होंने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। भारत में बहुत ट्रेडर्स आए और गए, लेकिन किसी भी ट्रेडर ने भारत के ट्रेड को मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं की, जो यूरोपियन ट्रेडर्स ने या फिर पोर्चुगीज ने वो करना चाहा। वास्को डी गामा भारत में 3 महीने तक रहते हैं और वो 1499 में यहाँ से वापस जाते हैं या फिर यूरोप में पहुँचते हैं। वो अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रेड करके या फिर स्पाइसेस एक बहुत बड़े कारों के साथ यहाँ से जाते हैं, और यूरोप में जाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा जिस पे उन्होंने बाय किया था उन स्पाइसेस वगैरह को, वहाँ पे उससे ज़्यादा उन्होंने या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। फिर वास्को डी गामा के बाद में नए यूरोपियन ट्रेडर भारत में आए, जो थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो भारत में सितंबर 1500 में आए। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की कालीकट में, और इस कारण उन्हें पसंद नहीं किया गया और वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। बहुत से पोर्चुगीज जो उनके साथ आए थे उन्हें मारा। इसमें उनके कुछ कुछ नज़दीकी भी उनकी मृत्यु हुई। इसके रिटेलिएशन में कैब्रल ने अरब्स की जो शिप्स थी उन्हें सीज किया, उनके कार्गो को लूटा तथा उनके जो क्रू मेंबर्स थे उनकी हत्या की। कैब्रल के साथ उनकी शिप्स पे तोपें हुआ करती थी, जिनों से उन्होंने कालीकट की बंदरगाह के ऊपर या फिर कालीकट में बहुत ज़्यादा बमबारी की। बहुत से कालीकट के लोकल पीपल्स की जान गई। इन सभी वजहों से कोचीन व कैन्नौर के जो रूलर्स थे उन्होंने कैब्रल के साथ ट्रीटी करने का फैसला किया या फिर उनके साथ ट्रीटी की। तो जब भारत में पहली बार तोपों के इस्तेमाल की बात की जाती है तो वो कैब्रल के बारे में कहा जाता है। फिर 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत में आया और उन्होंने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कैन्नौर में स्थापित की, तथा उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पोर्चुगल के किंग के द्वारा 1505 में अपॉइंट किया गया, वो भी एक 3 साल के पीरियड के लिए। उन्हें भेजा गया भारत में ताकि वो पोर्चुगीज जो पावर है उसे कंसोलिडेट कर सके इंडिया के अंदर। उन्होंने जो भी ट्रेड के लिए जो सी रूट इस्तेमाल किए जाते जैसे एडन और और मलक्का स्ट्रेट के जो सी रूट्स थे उन्हें सीज किया, तथा उन्होंने अपने फोर्ट भी बिल्ड किए, लाइक जैसे अंजदीवा, कोचीन, कैन्नौर, किलवा, ताकि जो उनका पावर था या पोर्चुगीज पावर था वो भारत में कंसोलिडेट हो सके। पोर्चुगीज की भारत में प्रेजेंस को बाकी और सभी जो अरब्स वगैरह थे उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से इजिप्ट और गुजरात ने मिलकर या फिर उन दोनों की नेवी ने पोर्चुगीज को डिफीट किया, और उन्हें जो बीच में पहले यूरोपियंस और अरब्स के बीच में जो ट्रेड करने के लिए या फिर अरब्स जिन्हें बेचते थे और फिर वो आगे यूरोप में बेचते थे जैसे इटली, तो इटली ने भी इन नेवीज को सपोर्ट किया ताकि वो सभी मिलकर पोर्चुगीज को डिफीट कर सके। इस सभी काम में या फिर इस वॉर को बैटल ऑफ ड्यू कहा गया, जिसमें अल्मेडा के बेटे की भी मौत हो गई। इस कारण अल्मेडा को एक बहुत ही बड़ा आघात लगा, लेकिन अल्मेडा ने फिर अगले ही साल उन दोनों नेवीज को ख़त्म किया तथा वहाँ पे अपना प्रेजेंस को स्थापित किया या फिर अपने पावर को कंसोलिडेट किया। उसने अपनी एक ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई, जिसमें उसने बताया कि वो ही इंडियन ओशियन का मास्टर है। उसमें कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट के ऊपर उसका कब्जा होगा। कोई भी की ट्रेड हो या किसी प्रकार का ट्रेड हो वो उसकी बिना परमिशन के नहीं चलाया जा सकता है इंडियन ओशियन में। फिर नेक्स्ट पोर्चुगीज जनरल जो इंडिया में आए वो थे अल्फांसो डे अल्बुकर्क।
जिन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है पोर्चुगीज एम्पायर का इंडिया में, क्योंकि उन्होंने इंडियन ओशियन के ऊपर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्थापित किया। उन्होंने परमिट सिस्टम स्थापित किया जिसमें अदर शिप्स, जो भी शिप्स थे, वो उन्हें ट्रेड करने के लिए या फिर वहाँ पे नेविगेशन करने के लिए पोर्चुगीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी। उन्होंने जो भी मेजर शिप बिल्डिंग एरियाज़ थे उनके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया और वो उनसे गोवा को भी छीन लिया। ये सभी काम 1510 ईस्वी में हुए। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, या फिर बताया जाता है ये इम्पोर्टेंट काम किया, वो है उन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई है। उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती प्रथा किया। उन्होंने कुछ नए क्रॉप्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जैसे टोबैको, कैश्यू नट्स तथा और भी कई क्रॉप्स जैसे नारियल वगैरह। इनकी अच्छी वैरायटी भारत में लेके आए और इन सभी उन उन सभी इलाकों में इनकी पैदावार भी अच्छी की जाने लगी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्चुगीज जनरल भारत में हुए नीनो दे कुन्हा, जिन्होंने जिन्हें नवंबर 1529 में भारत में अपॉइंट किया गया। तब तक, जब तक नीनो दे कुन्हा भारत में आए, तब तक गोवा ने अपनी प्रेजेंस स्थापित की। गोवा को उन्हें लगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ के पोर्ट भी अच्छे हैं। इस वजह से उन्होंने, या फिर कुन्हा ने, कोचीन से गोवा अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। उसके बाद वो बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी उनसे बहादुर शाह ने हेल्प मांगी ताकि वो हुमायूं को हरा सके। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उन्होंने उन्होंने पोर्चुगीज को, या बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से वादा किया कि वो उन्हें आइसलैंड ऑफ बसीन पोर्चुगीज को सौंप देगा। जो उन्होंने उसने 1534 में यह काम भी किया कि उन्होंने बसीन को पोर्चुगीज को सौंप दिया। अब आगे अगर अपन पोर्चुगीज स्टेट की इंडिया में प्रेजेंस के बारे में बात करें, तो वास्को डी गामा के भारत में अराइवल के 50 इयर्स के अंदर अंदर उन्होंने भारत के जो भी बड़े बड़े पोर्ट एरियाज थे या फिर कोस्टल पार्ट्स थे उनके ऊपर पोर्चुगीज ने अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने मुंबई, दमन दीव, गुजरात, इन सभी पोर्ट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ पे वो अपना ट्रेड करने लगे। उसके बाद में उन्होंने सी पोर्ट फोर्ट फोर्ट भी बनाए, जैसे लाइक मंगलोर, कन्नौर, कोचीन एंड कालीकट में भी। वो वो सभी इलाके जहाँ पे स्पाइस अच्छी मात्रा में ग्रो किया जाता था, उन सभी इलाकों को पोर्चुगीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और उन्होंने ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी, ये सभी वेस्ट कोस्ट के ऊपर थे, उन्होंने ईस्ट कोस्ट के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस स्थापित की। वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स भी बनाए। उनमें सेंथोम जो चेन्नई में है, नागापट्टनम वो आंध्रा में है, तथा हुगली जो उन्होंने थोड़ा लेट लिया था वो वेस्ट बंगाल में उन्होंने बनाया। अब अगर अपन पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो वाइसरॉय होता था, जिन्हें एक बार के में 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद में जो सेकंड रैंक्ड हाईएस्ट ऑफिसर होते थे वो होते थे वेडोर द फजेंडा, जो रेवेन्यूज, कार्गोज और जो भी फ्लीट्स उनके जाते थे, सभी प्रकार का ट्रेड्स, वो सभी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंप्लीट होते थे। अगर आगे अपन अब उनकी रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बात करें, तो जो नॉर्थ अफ्रीका में उनके मूर्स जो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे, उनके दुश्मन थे। भारत में वही अरब्स जो उनको परेशान किया करते थे वो उनके दुश्मन थे। इस वजह से मुस्लिम्स के प्रति उनका इंटॉलरेंस स्वभाव था, तथा वो इंटॉलरेंस ही रखते थे मुस्लिम्स के प्रति। और जो हिंदूज थे उस समय उनके प्रति उनका टॉलरेंट स्वभाव हुआ करता था थोड़ा बहुत। लेकिन धीरे धीरे टाइम के अनुसार उनका हिंदुओं के प्रति भी इंटॉलरेंसी का स्वभाव स्टार्ट हुआ। वो अकबर के कोर्ट में भी उनका एक अच्छा इम्प्रेशन था। अकबर का फिलोसफी में इंटरेस्ट होने तथा अलग अलग रिलीजियंस के बारे में पढ़ने, अलग अलग रिलीजियंस के उनके बारे में सीखने, उनकी प्रथाओं के बारे में सीखने का इंटरेस्ट होने के कारण अकबर ने उनको एक लेटर लिखा, जो सितंबर 1579 में उन्होंने लिखा कि उनके पास दो प्राइस को भेजा जाए ताकि वो पोर्चुगीज या क्रिश्चियनिटी के बारे में भी और ज़्यादा समझने लगे। तो इसको पोर्चुगीज ने अपना एक अच्छा समझा और उन्हें लगा कि वो इन किंग को या फिर बादशाह को
अपने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने दो पादरी या फिर दो प्राइस को अकबर के पास भेजा। वो थे रोडोल्फ अकाकिया एंड एंटोनियो मोन्सरेट। वे 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी पहुंचे तथा उन्हें बहुत ही उनका स्वागत किया गया। उन्हें बहुत ही ऑनर मिला, बट वो किसी भी प्रकार से अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद में भी पोर्चुगीज दो बार और अकबर के पास उन्होंने प्राइस भेजे, परंतु वो अकबर को फिर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। इस प्रकार अकबर के पास 3 बार पोर्चुगीज प्राइस गए। लेकिन उसके बाद में आए जहांगीर। जहांगीर का पहले स्वभाव पोर्चुगीज के प्रति ठीक नहीं था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उनके फेवर में आने लगे, उनको समझने लगे, उनसे ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने लगे। धीरे धीरे आगे समय आया, तब पोर्चुगीज जो अपनी इज्जत थी वो मुगल कोर्ट के अंदर खो चुके थे, तथा उसकी शुरुआत हुई 1608 में या 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस अपनी शिप हेक्टर के साथ सूरत पहुंचे, तथा उनके पास में एक लेटर था जो किंग जेम्स वन ने, इंग्लैंड के किंग जेम्स वन ने उनके उनके साथ भेजा था, ताकि वो जहांगीर से वो निवेदन कर रहे थे या फिर जहांगीर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनके साथ बिजनेस कर सकें। पोर्चुगीज ने अपना भरसक प्रयास किया कि वो हॉकिंस को मुगल कोर्ट तक ना पहुंचने दें, लेकिन फिर भी हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए हॉकिंस वहां तक पहुंचे। जहांगीर ने उनका गिफ्ट एक्सेप्ट किया, और ये हॉकिंस के लिए अच्छी बात रही कि हॉकिंस तुर्की लैंग्वेज जानता था, इसलिए उसने बिना किसी ट्रांसलेटर की हेल्प के जहांगीर से बात की, क्योंकि जहांगीर भी टर्किश लैंग्वेज जानता था। इसलिए जहांगीर उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ। वो उन उसको ट्रेड परमिशन तो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी उसने जहांगीर ने हॉकिंस को मनसबदार अपॉइंट किया। पोर्चुगीज सबसे पुराना भारत में यूरोपियन पावर होने की वजह से उन्होंने सूरत के पोर्ट पर इंग्लिश या फिर अंग्रेज नेवी को अंदर आने से रोका, अंग्रेज शिप्स को रोका। लेकिन फिर नवंबर 1612 में इंग्लिश शिप ड्रैगन, जिसके कैप्टन बेस्ट थे, वो तथा उनका एक छोटा शिप जो उनकी सहायता के लिए आया था वो था ओशियंडर, वो सक्सेसफुली उन्होंने पोर्चुगीज फ्लीट से फाइट की, तथा वो उन्होंने सूरत के पोर्ट में एंट्री ली। उसके बाद में पोर्चुगीज ने जहांगीर के भी शिप्स को कैप्चर किया। उसकी वजह से जहांगीर को भी उन्होंने नाराज किया, और जब तक शाहजहां का टाइम आया तब तक पोर्चुगीज अपना हर प्रकार का फेवर मुगल कोर्ट में खो चुके थे। पोर्चुगीज का बंगाल में भी ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही थी। वो वहाँ से सतगांव नाम के एक रिवर पोर्ट से वो सभी एक्टिविटीज़ किया करते थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बुरी ट्रेड प्रैक्टिसेस की। उन्होंने वहाँ पे साल्ट में अपनी मोनोपोलाई की, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर एक कस्टम हाउस भी बिल्ड किया था कि वो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा सकें। उसके बाद में उन्होंने जो टोबैको तंबाकू उत्पाद होते थे उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही हैवी मात्रा में ड्यूटी लगाई। वहाँ पे बहुत ही प्रकार की गंदी प्रैक्टिसेस जैसे स्लेव ट्रेड जैसी प्रैक्टिस भी किया करते थे। एक बार की बात है कि जो मुमताज़ महल शाहजहाँ की बीवी हुआ करती थी, उनकी दो स्लेव गर्ल्स थी, उनको उन्होंने किडनैप कर लिया। उसके बाद में शाहजहाँ ने बंगाल गवर्नर कासिम खान को आदेश दिया कि पोर्चुगीज के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और उनसे वो स्लेव गर्ल्स को वापस लिया जाए। उसके बाद में कासिम खान ने पोर्चुगीज को हराया, और इस घटना को कैप्चर ऑफ हुगली के रूप में जाना जाता है। अब अगर अपन डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर उनके बारे में बात की जाए तो सबसे गलत चीज़ उनके बारे में वो ये थी कि वो डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ करते थे। उन्हें सी पायरेट्स के रूप में जाना जाता था। दूसरी बात ये थी कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी भी काफ़ी इंटॉलरेंस थी, जो यहाँ के लोकल पीपल्स के खिलाफ वो यूज़ में लेते थे। वो सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, तथा यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम सभी जो यहाँ पे कम्युनिटी रहा करती थी या रहा करती, उनसे वो बहुत ही
इंटॉलरेंस स्वभाव दिखाते थे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो मराठास ने जो सैलसेट और बसीन जो इलाके थे पोर्चुगीज के कंट्रोल में, वो भी 1739 में उनसे छीन लिया। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील हुई, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। उसके बाद में उन्होंने वो अपना ध्यान ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया। जो इंग्लैंड के साथ टू स्पेनिश वॉर हुए, उसके बाद उसकी वजह से भी पोर्चुगीज़ का पावर कम हुआ। और जो यूरोप और इंडिया के बीच में सी रूट का सीक्रेट था, जो केवल पोर्चुगीज जानते थे, वो भी अब सीक्रेट नहीं रहा। वो भी सभी और कंट्रीज भी इन सब के बारे में जानने लगे। और जैसे ही ये सी रूट का सीक्रेट ख़त्म हुआ, उसके बाद में नई नई ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भारत में आने लगी, लाइक डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सभी कम्युनिटीज़ भारत में आने लगी। इस वजह से अब जो पोर्चुगीज़ का एक एकल अधिकार था, वो नहीं रह गया था। भारत में अगर पोर्चुगीज एम्पायर के सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात की जाए, तो सबसे पहले भारत में एक जो यूरोपियन पावर भारत में आया वो थे पोर्चुगीज, तथा सबसे लास्ट में गोवा को छोड़कर जाने वाले भी पोर्चुगीज पावर ही थे। यहाँ पे हमने देखा एंट्री ऑफ यूरोपियन से लेकर डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज की। तो इसके बाद में अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो और कम्युनिटीज़ या ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भारत में आई, जैसे लाइक डच, इंग्लिश और फ्रेंच, उनके बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।